वेलकम बच्चों। आज आप पढ़ेंगे जेनेटिक्स, जिसे आप आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकी के अंतर्गत आप पहले से जानते होंगे कि द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, इसके अंतर्गत आप पढ़ते हैं आनुवंशिकता एवं विभिन्नता को। जैसा कि आपको मालूम है कि आनुवंशिकता क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाले आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण आनुवंशिकता कहलाता है, जिसके उपरांत विभिन्नता उत्पन्न होती है। और इस आनुवंशिकी को यहां पर कहेंगे द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जो पैतृक लक्षण होता है वह संतानों में जो जाता है तो उनसे जो विभिन्नता उत्पन्न होती है, उस विभिन्नता का कारण क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसको आप विनिमय की क्रिया कहते हैं। और यह विनिमय की क्रिया मियोसिस डिवीजन, जिसे आप अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, उसके उपरांत होती है। इसीलिए आप लोग पढ़ते आए होंगे, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है, वह लैंगिक जनन के फलस्वरूप जो उत्पन्न संतान होते हैं वह बिल्कुल अपने पेरेंट से भिन्न होते हैं। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप जो उत्पन्न संतान होते हैं वह अपने माता पिता अर्थात पेरेंट के समान होते हैं। ये सबसे बड़ा अंतर है। यहां पर जो आनुवंशिकी है, इसमें द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन मतलब आनुवंशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। और आनुवंशिकता क्या होता है? आनुवंशिकता, जिसे आप पढ़े होंगे, जानते होंगे कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाले आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण एवं विभिन्नताओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। क्योंकि पैतृक लक्षण जब संतानों में जाएगा तो उसके फलस्वरूप विभिन्नता होना तय है। इसलिए वह आनुवंशिकता के बाद आप सभी जानते हैं कि जो आनुवंशिकता के जो जनक थे, फादर ऑफ जेनेटिक्स जो कहा जाता है, या ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। और इन्होंने, मेंडल साहब ने अपना जो प्रयोग किया था वह गार्डन पी, जिसको आप उद्यान मटर कहते हैं, उस पर किया था। क्योंकि जब वह अपने बागीचे का, उद्यान का अवलोकन करने गए तो उसमें से देखा उन्होंने कि आखिर वह मटर का पौधा मैंने जो लगाया था उसमें क्यों छोटा हुआ, क्यों बड़ा हो गया एक, और क्यों मध्यम हो गया। अर्थात उसमें से कुछ पौधे उन्होंने देखा कि वह लंबे दिखाई दिए, कुछ नाटे कद के दिखाई दिए। उसका जानना उनको, उनके बारे में उन्होंने जानना चाहा। उसके बारे में उन्होंने
कई पीढ़ियों तक अध्ययन किया। अध्ययन के उपरांत जो भी निष्कर्ष निकाले उसमें आगे आप देखेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहले तो ब्रीफ स्टडी उनकी पढ़ लीजिए, जिसको कहा जाता है मेंडल तथा उनके प्रयोग। जो ये वैज्ञानिक थे, इनका जो जन्म था सन 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया देश के ब्रून नामक शहर में हुआ था। इनके गांव का नाम हिंजेनडार्फ था। ये ईसाई मत के पादरी थे। इनका बागीचों में बहुत ज्यादा रुचि थी। इस कारण वह जब अवलोकन करने गए थे अपना, तो देखा कि यह मटर के जो पौधे थे, कुछ नाटे और कुछ लंबे और कुछ मध्यम या कद के दिखाई दिए। इसके लिए उन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका नाम था सन 1800। इनका जो जन्म है यह सन 1822 ईस्वी में, और जो इन्होंने बुक लिखी थी द एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। यह बुक इन्होंने लगभग सन 1866 ईस्वी में यह लिखा, जिसका नाम था एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। यह उनके पुस्तक का नाम था। और इसी पुस्तक में जो भी इनको तथ्य मिला सब इसमें उन्होंने प्रकाशित किया, जितनी उनको जानकारी थी। संयोगवश अपने कार्य की प्रशंसा प्राप्त करने से पूर्व ही इस दुनिया से चल बसे, अर्थात उनकी जो मृत्यु हुई वह सन 1888 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इस प्रकार से लगभग इनका जीवन काल 62 ईयर 62 वर्ष का रहा। और इसी वर्ष में इन्होंने अपना प्रयोग करके, और यह संयोग ही था कि इन्होंने मटर के ही पौधे का चुनाव किया। जब जिसको जस मिलना होता है तो वैसा ही उनके हाथों यह क्रियाकलाप होता है। अगर मटर के अलावा कोई और भी पौधा अगर लेते तो शायद ही उसके बारे में अन्यत्र पीढ़ियों के बारे में उसका अध्ययन कर पाते। आप सभी जानते हैं कि मटर के पौधे का जीवन काल अत्यंत कम होने के कारण लगभग 1 वर्ष में हम 4 बार इसको उगा सकते हैं और उसके बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल के सफलता का मुख्य कारण क्या था। तो आपको यह जब मालूम होना चाहिए कि किसी के भी सफलता का मुख्य कारण होता है एक समय में एक ही टारगेट अपनाना चाहिए, एक ही लक्ष्य को ध्यान में रखकर उसके प्रति कार्य करना चाहिए, जिसके कारण उसको सफलता मिलती है। ठीक उसी तरह से यह पूछा जाता है कि मेंडल के सफलता का कारण, मेंडल
के सफलता का प्रमुख कारण में इनके निम्न कारण थे। पहला कि इन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया और उसमें पाए जाने वाले जो लक्षण थे वे एक दूसरे से क्या थे, भिन्न थे। जैसे कि पौधे की लंबाई या पौधे का नाटापन, एक पौधा लंबा तो दूसरा पौधा नाटा, या बीजों का आकार में जो परिपक्व बीज था वह बिल्कुल राउंड से गोलाकार था, जबकि इमेच्योर जो बीज था, अपरिपक्व बीज रिंकल्ड था, झुर्रीदार था। इस तरीके से लगभग मटर के पौधे में 7 जोड़ा विपरीत प्रकार के लक्षण पाए गए। तो इनके सफलता का प्रमुख कारण में पहला मटर के पौधे का चुनाव और उसमें पाए जाने वाले लक्षण एक दूसरे से भिन्न पाए गए, जैसे कि पौधे का लंबा व नाटापन। दूसरा था कि उसका जीवन काल, मटर के पौधे का जीवन काल अत्यंत कम समय का था, लगभग 4 महीने में यह कंप्लीट हो जाया करता है। तीसरा था कि मटर के पौधे में यह विशेषता थी कि आप इसे कहीं भी उगा सकते हैं, चाहे खेतों में उगाएं, चाहे आप गार्डन में उगाएं, चाहे आप गमले में उगाएं, इसके बारे में आपको जानकारी मिल सकती है। चौथा प्रमुख कारण था इसमें स्वपरागण की क्षमता। परागण जैसा कि आप जानते होंगे कि एक परिपक्व पराग कोष के फटने से जब पराग कण निकलता है तो उस पराग कण के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को हम परागण कहते हैं। तो इसमें जब उसी पुष्प का पराग कण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं। तो स्वपरागण की इसमें क्षमता पाई गई। और अगला जो इसका जो पॉइंट था कि इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट जैसे इंडोसियम और गैनेशियम कैलिक्स और करोला से पूर्ण रूप से ढकी होने के कारण इसमें क्लिस्टोगैमी कंडीशन पाई जाती है। क्लिस्टोगैमी कंडीशन मतलब नेवर ओपन फ्लावर, ऐसा पुष्प जो पूर्ण रूप से खिले न, उसी को हम कहते हैं क्लिस्टोगैमी या हिंदी में अनियमितता कहते हैं। इस प्रकार से सबसे प्रमुख कारण था मेंडल के सफलता का, एक समय में उन्होंने एक ही आनुवांशिक लक्षणों पर ध्यान दिया और ये इसमें मटर के पौधा में 7 जोड़ा विपरीत प्रकार के लक्षण पाए। तो आप लोग देखें कि मटर के पौधे में 7 जोड़ा विपरीत प्रकार के लक्षण पाए गए जो प्रभावी और अप्रभावी के रूप में पाए जाते हैं। प्रभावी लक्षण वह होता है जो प्रथम पीढ़ी में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जबकि अप्रभावी जो लक्षण होता है वह अदृश्य होता है F1 पीढ़ी में। प्रभावी की उपस्थिति में जो अप्रभावी लक्षण है वह अदृश्य रहता है। ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर जो 7 जोड़ा विपरीत प्रकार के लक्षण पाए गए मटर के पौधे में, वह कौन कौन से थे? पहला था पौधे की लंबाई। पौधे की लंबाई, मटर के पौधे की लंबाई की जब बात करते हैं तो जो उसमें प्रभावी था, जो लंबा है वह पहले दिखाई देगा, और जो नाटा है जाहिर सी बात है कि वह बाद में दिखाई देगा। तो इस परिस्थिति में जो
प्रभावी था वह लंबा, जिसको आप टाल कहते हैं, और जो अप्रभावी लक्षण था वह क्या था? बौना। और ऐसी स्थिति में यह बौना, जिसको आप ड्वार्फ कहते हैं, तो इसमें जो लंबा पौधा था वह प्रभावी के रूप में था, जबकि जो बौना पौधा था तो उसे हम अप्रभावी के रूप में जानते हैं। तो यह पौधे की लंबाई हुई। दूसरा जो लक्षण था वह पुष्पों की स्थिति, पुष्पों की स्थिति। जो फ्लावर पोजीशन होता है उसमें जो प्रभावी था वह अक्षीय, या उसको हम एक्सिलरी, कक्षीय, अक्षीय, जिसको हम एक्सिलरी कहते हैं, वह होता है। और जो अप्रभावी लक्षण था उसको अग्रस्त कहा जाता है, अग्रस्त। इसको हम टर्मिनल कहते हैं। क्योंकि किसी भी पौधे में जो सबसे आगे की तरफ टिप भाग पर रहता है वह छोटे आकार के होने के कारण स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते, उसे हम अप्रभावी कहते हैं। लेकिन जो अक्षीय भाग में स्थित होते हैं वह बड़े आकार के होने के कारण उनको हम आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तीसरा जो उसमें कैरेक्टर था, पुष्पों का रंग, पुष्पों का रंग। जो उसमें प्रभावी रंग था वह लाल था, और वैसे भी आप सभी जानते हैं कि लाल रंग का वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होने के कारण वह पहले ही दिख जाता है, और इस प्रकार से लाल रंग प्रभावी लक्षण होता है। जबकि जो सफेद है वह अप्रभावी लक्षण माना जाता है। इस प्रकार से जो लाल रंग है वह प्रभावी और सफेद रंग है वह अप्रभावी, जिसको आप रिसेसिव कहते हैं। चौथा जो लक्षण था वह बीजों का रंग, बीजों का रंग। जब मटर के पौधे का जीवन काल पूर्ण हो जाता है तो पूर्ण हो जाने को हम परिपक्व बीज कहते हैं, और वह परिपक्व बीज का जो आकार होता है वह कैसा होता है? बीजों का रंग कैसा होता है? पीला। तो वह जो प्रभावी जो लक्षण होता है वह पीला। और जो अप्रभावी लक्षण था बीजों के रंग में वह हरा। हरा। उसी तरह से मटर का जो पौधा है जब अपना जीवन काल पूर्ण कर लेता है तो पूर्ण कर लेने के बाद जो पीले रंग का बीज होता है वह बिल्कुल गोलाकार होता है, जिसको आप स्फेरिकल कहते हैं। और जो मटर का अपरिपक्व बीज होता है वह झुर्रीदार होता है, जिसको आप प्रिंकल्ड कहते हैं। तो बीजों का आकार, बीजों का आकार
कैसा है प्रभावी में? वह गोलाकार, गोलाकार मतलब गोल आकार का, राउंड शेप। और बीजों के आकार में जो अप्रभावित है वह क्या है? झुर्रीदार, जिसको रिंकल्ड कहते हैं, झुर्रीदार। ठीक उसी तरह से फली के रंग और फली के प्रकार, जो मटर का जो फली होता है अपरिपक्व के स्थिति में वह प्रभावी जो दिखने वाला होता है हरा रंग, तो वह फली का रंग फली का रंग प्रभावी था उसमें हरा। और जो अप्रभावी था वह पीला। और अंतिम में जो सातवां लक्षण था वह फली के प्रकार, फली के प्रकार। यह था फूली हुई, इंफ्लेटेड, और दूसरा अप्रभावी में सिकुड़ी हुई। जिसको कंस्ट्रिक्टेड कहते हैं। इस प्रकार से मटर के पौधे में ये 7 विभिन्न प्रकार के लक्षण पाए गए, जिसको आप कंस्ट्रक्टिव कैरेक्टर कहते हैं, जिनमें 7 में यह लक्षण जो था वह पौधे की लंबाई थी, पुष्पों की स्थिति थी, पुष्पों का रंग था, बीजों का आकार था और बीजों का रंग था, और फली का रंग और फली के प्रकार। जो प्रभावी लक्षण होता है वह स्पष्ट रूप से जो दिखाई देता है, और जो अप्रभावी लक्षण होता है वह प्रभावी की उपस्थिति में दिखाई नहीं देता। अप्रभावी लक्षण को देखने के लिए आपको F2 पीढ़ी तक जाना होगा, जिसको आप सेकेंड जनरेशन कहते हैं, और F2 पीढ़ी तभी प्राप्त होगी जब F1 पीढ़ी में F1 पीढ़ी का स्वपरागण कराएंगे। तो इस प्रकार से F2 पीढ़ी में आपको स्पष्ट रूप से जो शुद्ध प्रभावी वह अलग हो जाएंगे, वह अप्रभावी अलग हो जाएंगे, और जो हाइब्रिड जो आप संकर कहते हैं वह अलग हो जाते हैं। लेकिन विडंबना यही है कि यह मटर के पौधे में पाए जाने वाले जो संकर हैं, जिसको आप हाइब्रिड कहते हैं, वह भी जनन करने योग्य हैं। जबकि अन्य जंतुओं की बात करें तो जो भी हाइब्रिड होते हैं वह जनन करने योग्य नहीं होते। जैसे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम या म्यूल, जिसको आप खच्चर कहते हैं, फीमेल हॉर्स मेल डंकी, तो म्यूल के संतान म्यूल नहीं होते, खच्चरों के संतान खच्चर नहीं होते। उसी तरह से क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम वाले व्यक्तियों के संतान नहीं होते, क्योंकि एक ही शरीर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट पाए जाते हैं। इस प्रकार से मटर के पौधे का जब 7 जोड़ा विपरीत प्रकार के लक्षण पाया गया, तो उसके बाद रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म
मेंडल के कार्यों का पुनः आविष्कार हुआ। जब मेंडल जी की मृत्यु हो गई सन 1888 ईस्वी में, तो उसके बाद 3 वैज्ञानिकों ने मिल करके उनके तथ्य को चुराया और यह सोचा कि क्यों न श्रेय हम उसका ले लें कि फादर ऑफ जेनेटिक्स हम कहलाएं। इसमें 3 वैज्ञानिक सन 1900 ईस्वी में रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म किए, जिसमें जर्मनी के कार्ल कोरेंस, हॉलैंड के ह्यूगो डिब्रीज और ऑस्ट्रिया देश के टी शेरमार्क ने अपने अपने प्रयोगों के आधार पर यह देखा और वे तथ्य निकाले जो मेंडल ने पहले ही बता दिया था। इस कारण फादर ऑफ जेनेटिक्स का जो श्रेय है वह मेंडल को ही जाता है, इन 3 वैज्ञानिकों को नहीं।